देना चाहिए इन 2 चीज़ों पे? मतलब कैसे सूझा आपको ये विचार? पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पे हमारे साथ आप सब लोग यहाँ पे हो। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा पल है क्योंकि शैलेश यादव जी ने मुझे ये मौका दिया है। तो ये आपको पता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और ये मेरे लिए अपना पहला एक्सपीरियंस है आप सब दिग्गज लोगों के बीच में बैठ के अपनी बात साझा कर पाऊँ। तो ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है मेरी। कोरोना काल के पहले टेम्पररी डोमेस्टिक में मेरे यहाँ आई थी और किसी की बच्ची थी जिसका नाम चिंता कुमारी था, पटना से थी। सेम यही हुआ था जब उन्हें काम करने बोला गया और मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये आज तो हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं या जो भी था उस टाइम पे 2020 आ रहा है और आज भी यही सोच है कि गर्ल्स को एक चिंता का विषय समझा जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे वो बच्ची बस मेरे बच्चों की बुक्स देख रही है वहाँ पे ये कर रही है मतलब उसकी मम्मी क्या ऑब्जर्व कर रही है कि तुमने अभी तक क्या करोगी ये पढ़ के। ये चीज मुझे बहुत देखी क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमारी सरकारें बहुत सारी स्कीम लाती तो है पर इसके बारे में सबको पता होना वो कौन कराएगा वो हम जैसे लोग ही आगे बढ़ के उनको बताएंगे ना। वो तो बस उनका तो दुनिया यही है सुबह उठो और तो बस कोई बात लगी हो मैंने बच्ची ने पूछा उसकी माँ ने पूछा कि स्कूल की बजाय क्यों कहते आप ही ऑब्जेक्शन ले रहे हो बाकी तो और कोई नहीं लेता है। इनका तो अगर हम एक का भी विचार अगर रखें और आप एक की बात भी माने एक बच्चा भी अगर ड्रीम देखे तभी तो हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह मैंने उसके लिए फॉर्म डाउनलोड किया खाने में और उसको बताया। जब मुझे फॉर्म लिखते समय उसका नाम पता चला तो मैं तो आई कांट एक्सप्लेन। मतलब सदमे में आ गए होंगे हाँ आप चिंता मतलब चिंता कुमारी ये कोई नाम होता है क्या। तब मैंने उसका नाम खुशी भी मुस्कान किया यहाँ खुशी टाइगर साहब ने अपनी वजह से किया और बहुत खुश हो गए। मुझे फाइनली इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैं एक भी माइंड को परिवर्तित करता और मुझे पता चला मैं गाँव चले गए और कोरोना के बाद कंटिन्यू है इसमें और शायद पेरेंट्स का एग्जाम भी दिया है। मैं हैप्पी कि चलो ठीक है छोटी सी कोशिश ही सही हो रही है। तो ये चीज मैंने शैलेश के सामने रखी और उन्होंने इतनी अच्छी तरह उसको एग्जीक्यूट किया। मैंने तो सिर्फ कहानी होगी लिख दी थी जो भी किया ये टीम ने किया है। लेकिन बहुत बढ़िया एटलीस्ट हाउसवाइफ होने के बाद में आपने सुझाव दिया इस विषय को। बहुत कम लोग होते कि नहीं मेरा मुझे क्या करना है जैसे आपकी भाई ने भी कहा कि आप ये जो चिंता रहती है और ये चिंता कुमारी की चिंता का विषय जो आपने पर्दे पे लाने की सोची बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन ये चिंता कुमारी को पता है कि इसमें फिल्म बनी है देखिए उसने मुझे तो अभी पता नहीं है कि अभी मैं पुणे में शिफ्ट हो गई कोशिश कर रही हूँ किसके बाद सब लोग कोरोना के बाद सब अपने अपने नेटिव प्लेस शिफ्ट हो गए तभी मुझे पता चला ना। अब इसके बाद कभी मुझे पता नहीं है मैं जरूर चाहूंगी कि कभी ना कभी कांटेक्ट करके उसको जरूर बताऊँ। फोटो है उसका वो काफी खुश हो जाएगा। डायरेक्टर्स लोग आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब रियलिस्टिक सब्जेक्ट है मैम के सामने घट रहा है ऐसा सब्जेक्ट है। ऐसे विषय को जब आप पर्दे पे लाते हैं तो क्या कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़े क्या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी? ऐसा तो मैं कुछ ऐड करता हूँ मेरा ऐसा कि राइटर ने जो लिखा उसका सच है। मैं अपना सच मुझे अपना एज एन डायरेक्टर फाइंड करना है ना कि ऐड ऑन करना। ऐड ऑन करूँगा तो मेरी स्टोरी हो जाएगी। तो मैं उनसे पूछता था कि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे लग रही है अगर आप बता सकते हो चेंज कर सकते हो तो बताओ नहीं तो फिर हम ऐसे ही करते तो हम अपना उसमें अपना प्रूफ फाइंड करते मैं चेंज करता नहीं वैसे। तो कलाकारों का चयन के बारे में कुछ बताइए। अरे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म करते हैं तो मेजरली एक्टर्स काम ढूंढते हैं और जब उनके पास काम जाता है तो पहला आता है कि पैसा कितना। अब उनको पता है इंडिपेंडेंट है उनकी भी अपनी मजबूरी है हमारी भी अपनी मजबूरी है। हमें कोई फाइनेंस करता नहीं ऐसे कि हाँ भाई चलो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कर दें। तो ये सारी फिल्म ये जितने भी इससे पहले भी बनी इसके बाद सब हमने खुद ही प्रोड्यूस किया है। आपको प्रणय है प्रणय हम साल के थिएटर कर चुके हैं और प्रणय को पहले से जानते हैं। तो प्रणय को भेजा कि भाई ये स्क्रिप्ट है बताओ अगर एक बार कर सकते हो तो प्रणय ने इमीडिएट रिप्लाई किया। मौमिता जो मेरे फैन है थिएटर से तो मैंने उनको भेजा उन्होंने भी बोला हाँ मैं आ रही हूँ। सबसे मुश्किल कास्टिंग ढूंढना हो हमारे लिए वो छोटी बच्ची क्योंकि जब हमने बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट डाला तो बहुत अपर कास्ट लड़कियां आ रही थी। तो इन्हें बोला कि थोड़ा मेकअप करके थोड़ा सा डिटोन करेंगे तो सामने वाले की तो हो जाएगा मतलब नहीं चाहिए। हम 1.5 में 2 महीने तक आए थे
2 मिनट तक कास्टिंग घूमते रहे, नहीं मुझे रियल कोई ऐसी लड़की चाहिए तो जिसको हमें कुछ भी करेक्शन ना करना पड़े। 2 महीने बाद एक लड़की मिली, फिर हम जाना शुरू। या कुछ वर्कशॉप हुए कि ये सब नए नए निकले थे? नहीं कोई वर्कशॉप ऐसा ज़्यादा तो नहीं, बस मेरे घर पे आते थे, तो मैं बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, रियल बात की तरह चाहिए, तो वैसा। मैम आपका तो पहला ही एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे एस्पायरिंग लोग हैं जिनको किसी को लिखना है, किसी को निर्देशन करना है, तो एक प्रेरणा कहाँ से आती है ये सब करने के लिए? आपके बारे में आप बताइए, तो हम ढूंढ लेंगे अपनी प्रेरणा कहाँ चुकी है। देखिए होम मेकर बहुत गहरी राइटर्स होती है, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की होती है, गहरी होती है, विवेक होती है। दे आर द फर्स्ट टेकिंग इनिशिएटिव अबाउट दिस सोशल चेंज। हम लोग हमारे घरों में लग्जरीज अपार्टमेंट में बैठकर इंटरनेशनल ग्रोथ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, वही एक बच्चा ऐसा है हमारे अराउंड कि उसको बेसिक एजुकेशन तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हमें अगर लिखना है तो बस यही चीज एक सोशल इश्यूज नहीं लिखना है, एज ए वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हुए हम लिखें। तो ज़्यादातर जो चीज़ें मेरे दिल को छूती है, आप हर दिन में जो कुछ देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, जो वाकई में लगता है लिखना चाहिए, मैं लिखती जाती हूँ और वो फिर कहानियाँ बनती जाती है। आपने कहा आप होम मेकर हो, होम मेकर जब एक अलग दायरा चुनती है तो घर वालों की क्या रिएक्शन थी आपके? घर वालों के सपोर्ट के बिना तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दे आर आल्सो वेरी सपोर्टिव। पहले भी मैंने कोशिश करती थी, फेसबुक ग्रुप्स के लिए लिखती थी सबके लिए, और मेरी बुक है सेलेना डायरीज, वो अमेज़न पे भी है। तो घर वालों ने सपोर्ट किया है मुझे, आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो तो आप लिखो। आप मैं लिखती तो बहुत थी, पर किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। वो चीज़ वो शैलेश जी ने मुझे कैसे हिम्मत दी? बहुत रॉ में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टॉपिक होता है, हम एक्टिंग कर सकते हैं, हमारे पास एक डायलॉग का एक होता है, हम गीत लिख सकते हैं, लेकिन ये अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखोगे क्या, पढ़ोगे क्या, रिएक्शन दोगे क्या, तो ये हाँ मैं करता हूँ, बता। तो ये जो आपके बीच में केमिस्ट्री, इसके बारे में क्या बताएंगे? हम स्टोरी फाइंड आउट कर रहे थे, हम लोग आपको लिखता हूँ, पर मुझे चाहिए था कि कुछ ओरिजिनल, और मैं फिक्शन ज़्यादा लिखता हूँ, या तो बहुत हास्य रहती है, तो ऐसे नहीं चलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं उससे। तो मुझे चाहिए था कुछ रियलिस्टिक राइटिंग, और हमने एक ग्रुप में पोस्ट किया कि राइटर चाहिए, बट जो राइटर हम भेज रहे थे वो सारे प्रोफेशनल राइटर थे, तो मुझे वो चाहिए नहीं। मतलब आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको एक्चुअली काम करना, जिनको जगह चाहिए, जिनकी पहली शॉट चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए। मुझे रॉनेस चाहिए, मुझे शार्पनेस नहीं चाहिए, मुझे एकदम रॉ चाहिए। गलत भी राइटिंग होगा हम करेक्ट कर लेंगे, डिस्कशन करेंगे, बैठ के करेक्ट कर लेंगे। तो उस बीच में मेरा थिएटर ग्रुप में जो तभी आई थी वहाँ पर, हम तभी से कांटेक्ट करते थे, मुझे मैसेज किया कि मैं राइटर हूँ, मैं फर्स्ट स्टोरी भेजो, तो इन्होंने मेल कर दिया, हम भूल गए और हम कुछ 15-20 दिन बाद पढ़े, तो 3 कंटिन्यूस पढ़ रही थी। तो ये स्टोरी है एक बुक की तरह है, स्क्रिप्ट नहीं थी, एक बुक जैसे कहते हैं ना, आपसे बुक की तरह आ गई हमारे पास। तो पढ़ने के बाद ना, अरे इसका क्या करें, स्टोरी तो अच्छी है लेकिन इसको स्ट्रक्चर कैसे डालें, तो मैंने बोला मैं कर देता हूँ स्ट्रक्चर। फिर इनसे बात करना, बोला एक काम करो, आप स्ट्रक्चर करो ना, आपको गाइड करता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने उन्हें रेफरेंस भेजा कि ये स्क्रिप्ट है, इसका रेफरेंस करो, और कुछ गलत हो तो मुझे भेज देना, मैं टाइप कर दूँ, बट लिखो आप। तो पूरी स्क्रिप्टिंग इन्होंने की, मैंने नहीं, बस मैंने स्ट्रक्चर के लिए हेल्प किया। अगर आपके पास कोई कला हो तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, किसी को तो भी अपना एक कंधा बना लीजिए, उसको बताइए, सुनाइए, पढ़वाइए, रिएक्शन लीजिए, चेंजेस कीजिए। यादव साहब जैसे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। क्या और कहते कोई हैं? सवाल अगर ऑडियंस से भी है तो ले सकते हैं, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो अगर आप पूछना चाहते हो। कंटेम्परेरी टाइम्स इस तरह की प्रॉब्लम्स कपल्स में होती है, मतलब वो हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो एंगल जो हम लोगों ने शायद कवर नहीं किया इस तरह। आपको पूछना या तो जानना चाहूँगी आपसे कि आपने उसमें लाइन वो बोलती है कि आप गवर्नमेंट के जो है फायदे हैं वो आप जान भी नहीं है, तो क्या आपने भी जानने की प्रयास की है या तो आप ऑडियंस पे छोड़ दिया है कि वो जानेंगे? क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ऐसे सोसाइटी से आते हैं कि हम सच में जानते ही नहीं होते हैं। अब हम पूरा प्राइवेट पे फ्लो हो गया है, लेकिन मेरे गुजरात सूरत में अभी ऐसा आने लगा है कि वो लोग अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने MPPSC की तैयारी की।
कोरोना काल में जब वो डिजिटल हो गया था, पहली बार हम मतलब भोपाल की एजुकेशन यहाँ ले रहे थे हमारे मुंबई में बैठकर। तब मुझे उस टाइम में उसके सिलेबस में पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि उस टाइम में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, मगर उनको पता नहीं रहता है किसान इतने ज़्यादा जो फॉर्मल वेलफेयर ये सब। तब मैंने आई कैम टू ये पता चला कि राइट टू एजुकेशन करके भी होता है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी इसका अधिकार है। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल इसको डिनाई नहीं कर सकता। लिबरल स्कूल होते ये होते तो बहुत सारे थे। उस टाइम पे जो समझ में आया मैंने किया, बाकी तो सब आपको भी एक्सप्लोर करना है। हम जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम वो सिटी की बात कर रहे हैं, हम गांव की भी बात कर रहे हैं। गांव हम कभी गए ही नहीं, हम गांव सुने हैं, हम गांव देखे हैं फोटो में, हम जानते नहीं गांव को। हमने गांव की लू बहुत कम लोग जानते हैं, जो गांव की लू जब चलती है तो स्किन जल जाता है। हमने सिर्फ ये फिल्मों में देखा, महसूस नहीं किया है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। मतलब मेरा ऐसा मानना है, तो मैं उन संस्थाओं से जुड़कर उनको बोलूँगा कि आप स्क्रीनिंग करें जो छोटे स्कूल्स हैं, ताकि लोगों तक पहुँचे ये बात। बाकी मैं इतना ही कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। मुझे लगता है जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनको संपर्क करें, वो सही ऑडियंस तक ले जाएगी। कोशिश करेंगे ना। मुझे पूछना था, मैंने आपकी बाकी फिल्में पहले नहीं देखी, हालांकि बायोडाटा में जिस पढ़ा था, तो आपकी फिल्मों के नाम अलग, आई एम श्योर सब्जेक्ट भी बहुत ही अलग थलग होंगे, तो अपनी पिछली वाली कुछ फिल्मों के बारे में बताना चाहेंगे? ओके, कौन सा फिल्म का नाम? मतलब आपने जो इसके पहले आपने जो कुछ किया, राइटर्स गिल्ड करके है, स्ट्रेटजी है। राइटर्स गिल्ड एक ऐसे राइटर की कहानी है जो अपनी इमेजिनरी कहानी अपने मन में बनाता है, खुद एक क्राइम करता है और एक कैरेक्टर बना देता है। उसको लगता है किसने क्राइम किया, मैंने नहीं किया है, और उस पर सारा ब्लेम डाल देता है। तो किताब लिखता है, किताब लिखने के बाद उस पर रियलाइज होता है टाइम के बाद कि इसको ना सजा देना चाहिए, खुद को नहीं कैरेक्टर को। तो उसने बुक में सजा लिख दिया कि इसकी सजा ये, इसको फांसी लगने वाली है और आप इसको गिल्ट करें, तो कैरेक्टर आ जाता है वहाँ पर। मतलब मुझे भी नहीं होता, नहीं गिल्ट महसूस करना पड़ेगा, वरना लोगों को तो ऐसा लगेगा कि इसने क्राइम किया और गिल्ट नहीं महसूस हो रहा है इसको। बोला तुम्हें है, तो उसको इस बात का पता नहीं मैंने क्राइम किया है। तो वो साइकी है, बहुत लेयरिंग साइकी है। दूसरे आगे ब्लैक टी, हाँ ब्लैक टी बहुत बढ़िया गाने हैं, अभी तक कहीं रिलीज नहीं हुई। क्योंकि टाइटल आपकी इतनी इंटरेस्टिंग है, तो अभी ये जो टाइटल था तो फिल्म बहुत अच्छी तरह मैच हो रही है और अलग है, मतलब कैची है, इसके लिए मैं क्यूरियस हो गया। ब्लैक टी एक ऐसी कहानी है, बेसिकली हमारे लिए ब्लैक टी क्या है? हाँ, और इससे नींद चली जाए। पर मैंने उनको भी ब्लैक टी पीते देखा है जो बड़े बेमन से पीते हैं, क्योंकि उनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं है। तो दो अलग अलग कहानी सिर्फ एक ब्लैक टी। तो ग्रामीण इलाकों में पहले से चला आ रहा है, जब पहले से उसका नाम ब्लैक टी नहीं था, लेकिन हमारे गांव में जहाँ दूध पहले से नहीं मिलता था वहाँ तो चलन ही ऐसा है, जैसे गाँव में चाय बिना दूध की चाय। आपको बताता हूँ, एक नॉवेल है पोतराज नाम की, उसमें बच्चा होता है 12 साल का। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कहानी। 12 साल की एज तक उसे ये नहीं पता होता है कि भीख मांगना बुरी बात है। उसको ये लगता था 12 साल तक कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे से जो बड़ा होगा वो उससे बड़े से भीख मांग रहा है। 12 साल तक वो भीख खुशी से मांगता था। 12 साल बाद जब उसको किसी ने बताया कि नहीं भीख मांगना बुरी बात है, तब उसको रियलाइज हुआ। तो रियलाइज कराना पड़ता तब जाके वो पता चलता है, जब तक ना पता तब तक अच्छा है। मैंने बोला कि अगर वो अपनी मर्जी, प्रॉब्लम एक ड्राइवर और एक ओनर दो एक ही गाड़ी में बैठते हैं, एक ब्लैक टी को हेट करता है, एक ब्लैक टी को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता है। तो दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है ब्लैक टी। सवाल ये है कि क्या हम ऐसे लोगों के ऊपर, मतलब ऑलरेडी लिखी हुई है स्टोरीज, तो वो उसका हम कुछ बना सकते हैं क्या, शॉर्ट फिल्म टाइप? मैं नॉर्मली एस्टैब्लिश राइटर्स के साथ नहीं काम करता। मैं वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वो काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ क्योंकि अर्निंग नहीं होती, मैं उनको लेकर आता हूँ। अभी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ गुजरात में एक लेडी है, 80% डिसेबल है, वो चल नहीं सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, बहुत ही मुश्किल से वो टाइप करती है और उनकी लाइफ बड़ी ही डिफरेंट है। बट वो वलसाड़ में बैठ के राइटिंग करती है, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने उनसे 2 बार मिले हैं, अब उनकी कहानी का काम कर रहे हैं, क्योंकि
उनको काम मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंशियली हेल्प करेंगे तो उनको मजबूर करेंगे, पर उनके काम को अगर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो शायद उनकी वजह से और भी लोग होंगे जो सामने आएंगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो मेरा जो काम होता है, मैं रूरल के लोगों को ढूंढ के निकालता हूँ, और जो लोग लगता है कि हाँ इन पे काम कर सकते हैं और ये एक्चुअली सक्षम है, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ। हाउसवाइफ, लेखिका, स्क्रिप्ट राइटर, आगे क्या है? बस अब मोटिवेशन मिला है, राह दिखाई है, तो उसी पे चलना चाहूंगी। और अच्छी अच्छी जितने भी मेरे आगे आती जाएंगी, जो भी अपने जीवन से जुड़ी होंगी बिल्कुल आती ही जाएंगी। और ऐसे शैलेश जी और भी लोग अगर ऐसे मिले तो सपोर्ट करें तो काफी आगे जाना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। और सिनेट ऑफिस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।